किसकी? 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद के नाम मैंने कल बता दिए हैं और उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। तो सभी 16 महाजनपदों का हम बात करते हैं। अंग, अवंती, अस्मक, चेदी, पांचाल, अच्छा तमाम प्रकार के महाजनपद हैं। तो आज हम उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी है? 16 महाजनपद। ये 16 ही क्यों हैं? 15 क्यों नहीं है या 17 क्यों नहीं है? कि उस समय तमाम प्रकार के गणराज्य भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ पावरफुल ऐसे गणराज्य निकल के आए थे, कुछ ऐसे जनपद निकल के आए थे जिन्होंने अन्य जनपदों को हरा करके और अपना संपूर्ण एक छत्र राज्य स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद फिर मात्र 16 ऐसे महाजनपद बने जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके बाद विशेषताओं में महाजनपद की जो शासन व्यवस्था है उसकी बात करते हैं। शासन व्यवस्था, शासन क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है? शासन मीन्स सरकार, सत्ता, गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो किस प्रकार का शासन रहा होगा, अच्छा या बुरा? फिर उस शासन की व्यवस्था करने वाले लोग या सिस्टम क्या होगा? तो उनकी निम्न प्रकार की विशेषता हैं। नंबर 1, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब बात आती है प्रत्यक्ष और निर्वाचन। यानी प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि राजाओं के द्वारा, जिन व्यक्तियों ने राजाओं को चुना उन व्यक्तियों ने एक बड़े महाराजा को चुन लिया। उसमें डायरेक्ट जनता वोट ना डालते हुए कौन वोट डालता है? राजाओं के द्वारा ही वोट डाले जाते थे। इस प्रकार से उनकी जो व्यवस्था थी निर्वाचन की, इलेक्शन की, चुनाव की, वो पूरी तरीके से कैसी थी? अप्रत्यक्ष थी। दूसरा नंबर है जनता के द्वारा। जनता के द्वारा निर्वाचन। पहला क्या हो गया? पहला हो गया राजा स्वयं चुन रहे हैं एक व्यक्ति को, और अब दूसरे में क्या है? प्रत्यक्ष हो गया। इसमें राजा वोट न डालते हुए जो वहाँ की जनता है, समाज है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो उस व्यक्ति को राजा चुन रही है और स्वयं डायरेक्ट ही उसको वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त था। ठीक। तीसरा है गणराज्यों को गणराज्यों का निर्वाचन। मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी कि सबसे पहले क्या होते हैं? गण होते हैं। कई गण मिलकर के उन पर जब राज्य होता है तो इसको हम बराबर कर देते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि वहाँ का जो कोई व्यक्ति है, वहाँ का जो शासक है, कोई शासक, सम्राट है, सुल्तान है, राजा महाराजा है, वो स्वयं का अपना एक छोटा क्षेत्र लेकर के बड़ा क्षेत्र को समाहित करके और पूरी तरीके से अपने गणराज्य की स्थापना करते हैं। भारत इस समय क्या है? भारत इसमें गणतंत्रात्मक देश है, गणतंत्रात्मक राज्य है। डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय रही होगी। और वहाँ का जो निर्वाचन होता था वो गणराज्यों के द्वारा शुरू किया जाता था। अगला नंबर है राजाओं के अधिकार तथा कर्तव्य। हर व्यक्ति का क्या है? अपना कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। एक पिता जो होता है, पिता के कर्तव्य अलग हैं और अधिकार अलग हैं। अधिकार क्या होता है? अधिकार का मतलब जैसे हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। किसकी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या है?
मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय है। लेकिन इसके अलावा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का हमें अपने देश के रक्षा करनी है, अपने देश के झंडे का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, अपने बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना है, और इसी के साथ साथ में जो हमारे महापुरुष उनका भी सम्मान करना है। तो हर व्यक्ति के अधिकार अलग हैं और कर्तव्य अलग हैं। ऐसे ही राजा के क्या हैं? अधिकार हैं और कर्तव्य हैं। राजा का अधिकार क्या है? सभी समाज के लोगों को समानता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय में रखना, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति से तो अन्याय अत्याचार नहीं करना। और उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य प्रकार की जो फैसिलिटी हैं वो उसका निर्वहन है, और जनता को एकता के सूत्र बांधे रखना ये उसका परम कर्तव्य है। अगला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद वर्तमान की व्यवस्था को देखते हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है और संसद है। और विस्तृत तरीके से देखते हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, मीडिया है। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। इनमें से एक बात निकल के आती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या था? मंत्रिपरिषद का कार्य था कि हम अपने सम्राट की या राजा की हेल्प करें। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से भरे जो व्यक्ति होते थे, कोई साइंस के क्षेत्र में है, कोई सुरक्षा के क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई खेल के क्षेत्र में है, यानी कि पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्र का एक परफेक्टनेस नॉलेज रखते थे, अपने हिसाब से बहुत महाज्ञानी व्यक्ति होते थे। इसलिए वर्तमान में जो भी मंत्रिपरिषद है, उन मंत्रिपरिषदों में जो मंत्री होते हैं वो तमाम प्रकार की नॉलेज से भरपूर होते हैं, हर प्रकार को उनका ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को ही वर्तमान में भी क्या रखते हैं, उसमें मंत्री बनाया जाता है। उस समय भी ऐसे व्यक्ति रखे जाते थे। अब इसके बाद है व्यवस्थापिका। राजा उस समय अपने हिसाब से सभी लोगों की व्यवस्था करता था। अगर उसको अनाज की व्यवस्था करनी है, तेल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अन्य प्रकार की सारी व्यवस्था उसको करनी है, वो पूरी राजा की जिम्मेदारी होती थी। इसी के साथ साथ में है न्यायपालिका। मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने आपको बताया न्याय के बारे में। न्याय व्यवस्था वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में चाहे व्यक्ति कैसा भी है, अच्छा है अच्छे के साथ में खड़े हो जाते हैं, और बुरा है बुरा के साथ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार की सज़ा न मिल जाए, इस वजह से उनको तारीख पे तारीख नहीं करवाते, दोनों पक्षों को बुला करके और समझौता करवा देते कि भाई तेरी गलती क्या है, तेरी गलती क्या है। तो राजा उस समय सरोपर होता था, मुख्य आदमी होता, वही स्वयं न्याय करता था। लेकिन उसके बाद मुसलमानों का शासन आया, कई प्रकार की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, अंग्रेजों का शासन आया, तो 1919 का एक अधिनियम है जिसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट में ये बात कही गई है कि भारत का व्यक्ति अपने मुकदमा नहीं लड़ सकता, और कहा जाता नो वकील, नो दलील, नो अपील। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई अपनी बात नहीं रख सकते, इसलिए वो काला कानून कहा गया। लेकिन इस समय की न्यायप्रिय व्यवस्था की बात करते हैं। इस समय राजा सर्वोच्च व्यक्ति होता था, और न्याय व्यवस्था उसके हाथ में इसीलिए रहती थी कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ में मेरे हाथों से कोई बुरा काम न हो जाए, यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी न मिल जाए, दंड न मिल जाए, परेशान न हो जाए। इसलिए न्याय व्यवस्था उस समय की बहुत शानदार होती थी। और इसके बाद बात करते हैं स्थानीय शासन की। अब स्थानीय शासन क्या होता है? वर्तमान में पंचायत जो है क्या है? कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वर्तमान में लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ये स्थानीय शासन कहते हैं, ये भूमिका निभाती है। ठीक इसी प्रकार के उस समय भी जो स्थानीय शासन हुआ करता था,
वो भी पूरी तरीके से तामील करके, पता करके कोई भी काम होता राजा तक पहुंचाने पूरा अहम भूमिका निभाता। भूमिका निभाने के बाद जो भी सिचुएशन है उस समय की कंडीशन है, सारी कंडीशन राजा तक पहुंचा देता और राजा तब न्याय करता था सारी सिचुएशन को देख करके किसी की क्या व्यवस्था करनी है। इस तरीके से न्यायप्रिय व्यवस्था थी। उसी के साथ साथ में अच्छा सा स्थानीय शासन था। अब विधि का निर्माण कैसे करते, यानी कानून कैसे बनता है, विधि का निर्माण। मैं आपको बता दूं कानून कैसे बनता है। किसी ने कहा कि लड़कियों के लिए क्या देना है, हमें साइकिल देना है। क्या देना है? साइकिल देना है। किसके लिए? लड़कियों के लिए। और कौन सी लड़कियों के लिए? जो पढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, यानी कौन है वो? छात्रा हैं। किसी एक व्यक्ति ने देखा होगा ये लड़की यहाँ से स्कूल तक पैदल जा रही है, किसी एक व्यक्ति ने देखा। उस व्यक्ति ने जाकर के अपने विधायक से, सांसद से बोला होगा, पंच सरपंच से बोला होगा। अगर उसने जाकर के अपने विधायक से बोला है, विधायक ने अपनी बात कहाँ रख दी? विधानसभा में रख दी। किस में रख दी? विधानसभा में। और विधानसभा में कौन होता है? सीएम होता है। सीएम ने वो प्रस्ताव पारित करवा दिया कि लड़कियों को क्या देना है? साइकिल देना है, जिससे समय पर अपने स्कूल में पहुंच जाए। कानून कैसे बना? किसी एक व्यक्ति ने बोला और उस व्यक्ति ने विधायक को, मंत्री को, पार्षद को, किसी को बताया, उसने जाकर के अपनी विधानसभा में, असेंबली में रखा, वो कानून पारित हो गया। आ रहा है ना समझ में? ठीक, तो क्या है, हाँ, विधि का निर्माण कैसे होता है, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी एग्जाम्पल। अब इसमें अपनी बात को रखने के लिए कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसमें अध्यक्ष यानी एक कमेटी होती है। कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और अन्य सदस्य भी होते हैं। अब वो प्रॉपर उस बात को रख दे, तो ऐसे कानून के निर्माण के, विधि के निर्माण के लिए जो भी प्रस्ताव हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? जो भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं, वो प्रस्ताव हमें पास करवाना है तो अध्यक्ष के पास जाएंगे। अध्यक्ष फिर अपने मंत्री संत्री के पास रखेगा, तब जाकर वो प्रस्ताव पारित होगा। अब अध्यक्ष होगा तो क्या होगी? एक संस्था होगी। अध्यक्ष कहाँ बैठेगा? ऑफिस होगी। ऑफिस में 5-7 लोग बैठे हैं। ये कॉलेज क्या है? स्कूल क्या है? ये क्या है? अपनी अपनी संस्था होती हैं। और इसके बाद प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव के साथ में इसकी मतगणना करते हैं। मतगणना पूरा समझाऊंगा मैं इसको। फिर कार्रवाई का लेखन, कार्रवाई का लेखन। अब सुनो, अध्यक्ष है हमारा, ठीक। अब अध्यक्ष को क्या पास करवाना है? कि सभी बच्चियों को हमें साइकिल देना है, ठीक। तो क्या करेगा? वो अपनी संस्था में इस बात को रखेगा और एक प्रमाण पत्र देगा, कुछ पेज रखेगा, कुछ पन्ने रखेगा और कहेगा कि ये मैं प्रस्ताव इस पर लिख रहा हूँ, आपको इस प्रस्ताव को मानना है या नहीं मानना है। मानना है तो पास करवाना है, नहीं मानना है तो अमान्य हो जाएगा, ठीक। तो उस अध्यक्ष जो भी अपनी संस्था में क्या रखेगा? प्रस्ताव रखेगा। अब प्रस्ताव के पक्ष में कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, यानी समर्थक कौन है और कौन समर्थक नहीं, यानी विरोधी हैं, ठीक। तो इस तरीके से वहाँ ये मतगणना होती थी और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती। कार्रवाई का मतलब वो फाइनल जो प्रस्ताव है, फाइनल जो कानून है, वो पूरी तरीके से पारित हो जाता। इसलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रकार की 16 महाजनपदों में विशेषता हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से उसकी 16 महाजनपदों की विशेषता क्या है, सारी विशेषताओं को हमने एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिया है। शायद आपको कोई समस्या होगी तो मुझे बताइए, ठीक है। धन्यवाद।